नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उत्पादक देश बन गया। एशिया व प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम जयपुर में शुरू हुआ। चीन के एक राष्ट्रीय सर्वे में चीन के पास थोरियम के विशाल भंडार का पता चला। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे रिमोट सेंसिंग, AI आदि के उपयोग तथा विविध संस्थानों के बीच सहयोग पर बल दिया। इन संस्थानों में भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, BISAGN आदि शामिल हैं। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णय जान लेते हैं। पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि इनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में और अंत में असम का स्थान आता है। इसी के साथ जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई। यह वन्य जीवों के स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा तथा मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कोयंबटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र यानी सैकन में उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2025 में एशियाई शेरों की आबादी के 16वें आकलन की शुरुआत की घोषणा की। माना जाता है कि इस तरह का अंतिम कार्य 2020 में किया गया था। इनके अलावा मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीतों को पुनः बसाने संबंधी परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही घड़ियालों की घटती आबादी के संदर्भ में घड़ियालों के संरक्षण हेतु एक नई परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी की और आखिर में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए शिकार जैसे हिरन आदि में वृद्धि और पर्यावरण में सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे। चलिए खबर के अंत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है तथा इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। आपको बता दें कि बोर्ड के सदस्य सचिव, अतिरिक्त वन महानिदेशक और निदेशक वन्यजीव संरक्षण होंगे। भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs को उनके प्रदर्शन और विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 का दर्जा प्रदान करती है। अब बात करते हैं महारत्न का दर्जा दिए जाने के मानदंडों की। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब बात करें वित्तीय आवश्यकताओं की, तो कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। वहीं औसत वार्षिक निवल नेटवर्थ भी 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। कर भुगतान के बाद औसत वार्षिक निवल लाभ कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना आवश्यक है। अब आते हैं वैश्विक उपस्थिति पर। महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार या उपस्थिति होना बहुत जरूरी है ताकि उसकी पहचान केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बने। इसके अलावा कंपनी का भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना भी आवश्यक है। उसे सेबी के नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता भी बनाए रखनी होगी। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों के बारे में। सबसे पहले बात करें स्थिति और रेटिंग आवश्यकताओं की, तो कंपनी को मिनी रत्न 1 श्रेणी में और शेड्यूल A में शामिल होना चाहिए। साथ ही यदि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU रेटिंग प्राप्त की हो तो उसे नवरत्न का दर्जा पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा कंपनी को दिए गए मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हासिल करना भी जरूरी है। इन मापदंडों में शामिल है निवल लाभ से निवल नेटवर्थ का अनुपात, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं।
इसके बाद अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए 20 अंक और PBDIT यानी मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले लाभ को नियोजित पूंजी के अनुपात के लिए 15 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा PBIT से टर्नओवर के लिए 15 अंक, उत्पादन की कुल लागत या सेवाओं की लागत में श्रम लागत के अनुपात के लिए 15 अंक और प्रति शेयर आय के लिए 10 अंक दिए जाते हैं। खबर के अंत में मिनी रत्न श्रेणी के मानदंडों के बारे में भी जान लेते हैं। मिनी रत्न श्रेणी 1 में कंपनी को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना चाहिए और इनमें से कम 1 वर्ष में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही कंपनी की निवल नेटवर्थ भी पॉजिटिव होनी चाहिए। वहीं मिनी रत्न श्रेणी 2 के लिए जरूरी है कि CPSEs पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हों और उनकी निवल नेटवर्थ पॉजिटिव हो। इसके अलावा मिनी रत्न CPSE से सरकार को दिए गए किसी भी ऋण या ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक ना की हो और उन्हें बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उत्पादक देश बन गया। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन एक तरह का नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। यह बायोमास और जैविक अपशिष्ट जैसे जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसे मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तरल बायोफ्यूल जिसमें इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमिथेनॉल आदि शामिल हैं। बायोगैस जो बायो LNG, बायो CNG आदि को संदर्भित करता है और ठोस बायोमास। आपको बता दें कि भारत ने जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस प्रकार यह अपने मूल लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से 5 साल पहले 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बायोफ्यूल का महत्व जान लेते हैं। ऊर्जा मांग की आपूर्ति की बात करें तो 2017 से 2040 के बीच निवल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत का योगदान 1/4 से अधिक होगा। दूसरा है पर्यावरण पर प्रभाव। जैव ईंधन संवर्धन से CO2 उत्सर्जन में 519 लाख मीट्रिक टन की कमी लाने में मदद मिली है। साथ ही 173 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प भी उपलब्ध हुआ है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ने देश की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम किया है तथा 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इनके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था देखें तो यह पूंजी निर्माण के लिए अपशिष्ट का उपयोग करके वेस्ट रिसाइकलिंग को सक्षम बनाता है और व्यापक सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। और आखिर में है ग्रामीण विकास, अर्थात कृषि अवशेषों या अपशिष्टों के लिए बाजार के विकास के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। हालांकि बायोफ्यूल के उत्पादन में मौजूद कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे फीड स्टॉक चुनौती। गुणवत्तापूर्ण फीड स्टॉक की कमी है और फीड स्टॉक की प्रतिस्पर्धी मांग से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। बायोफ्यूल के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला काफी जटिल एवं बिखरी हुई है। वहीं तकनीकी चुनौतियां देखें तो एडवांस बायोफ्यूल के उत्पादन की व्यावसायिक व्यवहार्यता काफी सीमित है। वित्त पोषण भी एक मुख्य चुनौती है, जिसके अंतर्गत उच्च पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है और व्यापक लाभ भी निश्चित नहीं है। चलिए बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहल जान लेते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू की गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की गई है तथा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है। और आखिर में सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत पहल शुरू की गई है आदि। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए बायोफ्यूल के विकास की पहली से चौथी पीढ़ी तक के बारे में जान लेते हैं। पहली पीढ़ी के जैव ईंधन होंगे खाद्य फसलों से प्राप्त ईंधन। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन होंगे। वहीं तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल आधारित ईंधन होंगे और चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीव होंगे। एशिया व प्रशांत क्षेत्र का भारवा क्षेत्रीय 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम जयपुर में शुरू हुआ। आपको बता दें कि ये फोरम 2009 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य एशिया व प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। इस फोरम की खास बात यह है कि वर्ष 2013 में फोरम ने हनोई 3R घोषणा पत्र 2013 से 2023 को अपनाया था। इसमें अधिक संसाधन कुशल और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों की रूपरेखा तय की गई थी। तो चलिए जानते हैं इस फोरम से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था घोषणा पत्र 2025 से 2034 की। तो इसका उद्देश्य संसाधन कुशल, स्वच्छ, सक्षम, बेहतर पुनर्चक्रण और निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाले समाज सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा इस फोरम में सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी यानी C3 की भी शुरुआत की गई है। इसे ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देते हुए शहर दर शहर सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन के रूप में शुरू किया गया है। इस गठबंधन या कोलिशन की संरचना और परिचालन संबंधी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य देशों द्वारा एक कार्य समूह के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। अब अगर हम सिटीज 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की बात करें तो सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन यानी सिटीज 2.0 भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन का एक उपघटक है। यह शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। चलिए अब समझते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी आखिर है क्या। दरअसल ये उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है। इसमें मौजूदा सामग्री और उत्पादों को जितना संभव हो सके साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। ये पारंपरिक रेखीय आर्थिक मॉडल से अलग है जो कि लो बनाओ, उपभोग करो, फेंक दो पैटर्न पर आधारित है। भारत ने भी इस दिशा में कई पहल की है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, गोवर्धन योजना, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, मिशन लाइफ आदि। चलिए अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। चीन के एक राष्ट्रीय सर्वे में चीन के पास थोरियम के विशाल भंडार का पता चला। चीन के जियोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में बायन ओबो खनन परिसर से 1 मिलियन टन थोरियम प्राप्त हो सकता है। चलिए सबसे पहले थोरियम के बारे में जान लेते हैं। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से कम सांद्रता लगभग 10 पार्ट्स प्रति मिलियन में पाया जाता है। थोरियम अधिकांश चट्टानों और मिट्टी में अल्प मात्रा में पाया जाता है और यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। थोरियम का सबसे आम स्रोत दुर्लभ भू फॉस्फेट खनिज मोनाजाइट है और इसकी सर्वाधिक सांद्रता प्लेसर निक्षेपों में पाई जाती है। आपको बता दें कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। हालांकि 11.93 मिलियन टन मोनाजाइट का भंडार है, जिसमें 1.07 मिलियन टन थोरियम है। इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। इसकी विशेषता यह है कि ये अपने शुद्ध रूप में एक नरम, तन्ने एवं चांदी जैसी दिखने वाली सफेद रंग की भारी धातु है। खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी थोरियम मूलतः थोरियम 232 के रूप में होते हैं। बात करें परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन की, तो थोरियम 232 स्वयं विखंडनीय नहीं है और इसलिए इसे विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ता है। यह कार्य यूरेनियम 233 या प्लूटोनियम 239 को विखंडनीय कारक के रूप में उपयोग करके थोरियम 232 के इरेडिएशन के माध्यम से किया जाता है। और आखिर में थोरियम का उपयोग करने में सक्षम रिएक्टर जाने तो इनमें भारी जल रिएक्टर यानी PHWRs, दबाव युक्त यानी हल्के जल रिएक्टर PWRs, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर यानी FNR आदि शामिल है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिविल, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग MSC द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि की। तो आपको बता दें कि 2019 से 2024 के बीच ऋण के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा महिलाओं में विभिन्न उद्देश्यों से ऋण की बढ़ती मांग को दर्शाता है। अब अगर हम ऋण लेने वाली महिलाओं के जनसांख्यिकी विश्लेषण की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि ऋण लेने वाली 60% महिलाएं अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। महिलाओं को दिए गए कुल खुदरा ऋणों में से केवल 27% ऋण 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं ने लिए हैं। पुरुषों में यह अनुपात 40% है। देश के विविध क्षेत्रों में महिला को दिए गए ऋणों की स्थिति देखें तो देश के दक्षिणी राज्यों में कुल ऋण में महिला ऋणियों की हिस्सेदारी उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों की तुलना में अधिक है। और आखिरी है जागरूकता में वृद्धि। ऋण लेने की इच्छुक 2.7 करोड़ महिलाओं ने सिबिल यानी CIBIL के माध्यम से अपना क्रेडिट स्कोर पता किया और अपनी वित्तीय जानकारी प्राप्त की। लेकिन जहां एक तरफ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है, वहीं महिलाओं को ऋण लेने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती है ऋण लेने में हिचक। सामाजिक मान्यताओं, ऋण चुकाने की चिंता और ऋण हेतु आवेदन की जटिल प्रक्रिया के कारण महिलाएं बैंक जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने से बचती हैं। साथ ही बैंक शाखाओं में अनुकूल माहौल का अभाव है। कई बैंक महिलाओं के प्रति अनुकूल नहीं होते और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सलाह नहीं दी जाती है।
इसके अलावा है बैंकों से अधिक सहायता नहीं मिलना। महिलाएं अधिक ऋण नहीं लेती हैं, इसलिए उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा उनके पास व्यवसाय का भी कम अनुभव होता है। इन्हीं वजहों से महिलाओं को ऋण देना अधिक जोखिम भरा माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के स्वामित्व वाले 79% व्यवसाय स्ववित्त पोषित हैं। साथ ही MSME सेक्टर को दिए जाने वाले कुल ऋण का केवल 7% ही महिलाओं को दिया जाता है। और आखिरी है ऋण प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं करना। महिलाओं के पास ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, गारंटर और गिरवी रखने के लिए संपत्ति यानी कोलेट्रल नहीं होती है। इसी वजह से उन्हें ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के स्वामित्व वाले लगभग 22.2% सामूहिक उद्यम ऋण लेने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या है। इसके लिए रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें दी गई हैं, जैसे कि अधिक महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण दिए जाएं, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण देने की नीति अपनानी चाहिए, पुरुषों और महिलाओं को दिए जा रहे ऋण पर सही डेटा एकत्र करना चाहिए, महिलाओं को दिए गए ऋण को गारंटी कवर के दायरे में लाना चाहिए ताकि महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण के जोखिम को कम किया जा सके। साथ ही महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर लोन प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसमें महिलाओं के जीवन यापन की आवश्यकताओं और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा लैंगिक भेदभाव से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा ऋण देने से जुड़े जोखिमों का फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। और अंत में ऋण देने की शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। डिजिटल लेन देन, बुक कीपिंग तथा व्यवसाय को पंजीकृत कराने और औपचारिक बनाने को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे लाला हरदयाल जी की। हाल ही में लाला हरदयाल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लाला हरदयाल जी एक राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन पर आर्य समाज, मेजिनी, कार्ल मार्क्स और मिखाइल बाकुनिन का गहरा प्रभाव था। उनके प्रमुख योगदान देखें तो 1913 में निर्मित गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित किया था और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म में भाग लिया था और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड इन सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में सोशल कंक्वेस्ट ऑफ द हिंदू रेस, 44 मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की, द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन एंड 12 रिलीजन्स एंड मॉडर्न लाइफ आदि शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा की। क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व डिजिटल एसेट्स का एक राष्ट्रीय भंडार होगा। इसे संघीय विनियामक फ्रेमवर्क के तहत बनाया जाएगा। हाल ही में नर व्हेल का पहली बार उनके टस्किंग बिहेवियर के लिए अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि नर व्हेल का एक लंबा टस्क होता है जो वास्तव में एक दांत है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन ईंधन संचालित बसों और ट्रकों पर पायलट परियोजनाएं शुरू की गई। इन पायलट परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बेंगलुरु की टनल रोड और डबल डेकर रोड परियोजनाएं ब्रेस पैराडॉक्स का उदाहरण हो सकती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुरा क्षेत्र में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 10 टन अपशिष्ट के निपटान का परीक्षण शुरू किया गया। यह दुर्घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुई थी। शेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोजी गई। यह केरल के पश्चिमी घाट में अवस्थित अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसका नाम स्थानिक प्रजाति ग्लूटा ट्रेवनकोरिका के नाम पर रखा गया है। एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी ARCI ने टेलीकॉम टावर्स के लिए मोबाइल प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स यानी PEMFC आधारित बैकअप पावर सॉल्यूशन पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।